नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोताई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए सेकेंड ईयर में आधुनिक इतिहास को कंटिन्यू कर रहे थे और आधुनिक इतिहास के अलावा एक्चुअल में ये अब कंप्लीट होने वाला जल्दी सब्जेक्ट ये, और इसके बाद में हम अब मध्यकालीन भारत को भी स्टार्ट करेंगे। मतलब मध्यकालीन इतिहास वाली जो सीरीज है आपकी, जो बीच बीच में हमने छोड़ रखी थी, उसको भी अब जल्दी ही कंटिन्यू करके उसको भी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ना। तो अभी एक दो दिन में ही आपको मध्यकालीन इतिहास पर सेशन मिलना प्रारंभ हो जाएगा। कोशिश करूंगा मैं, क्योंकि अभी इसमें ज्यादा सेशन नहीं बचे हैं। क्लियर है। तो आज का जो आपका सेशन होने जा रहा है, जो आपका टॉपिक है आज का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। सिर्फ समझने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि एग्जाम के दृष्टिकोण से भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और मैं कहूँ तो अब जो नेक्स्ट यूनिट के जो जितने भी टॉपिक बचे हुए हैं ना, उन टॉपिकों से मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और यदि आपने कभी गौर किया होगा तो इस पर, मतलब आधुनिक भारत के इतिहास पर जो मैंने मॉडल पेपर तैयार किया था आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए, उसमें भी मैंने आप लोगों के इस लास्ट वाली जो यूनिट है आपकी, यूनिट 5, इससे मैक्सिमम क्वेश्चन दिए थे और एग्जाम में भी वहां से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इसलिए अब जो आने वाली यूनिट है ना आपकी, उसको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। चलिए, असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पर आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या कारण थे उसके, क्या परिणाम थे। सेशन बिल्कुल एग्जाम के दृष्टिकोण से होने जा रहा है, इसमें बहुत ज्यादा लेंदी भी नहीं होगा और बहुत ज्यादा शॉर्ट भी नहीं होगा। ठीक है ना। और दोस्तों, अगर हम सीरीज की बात करें, नए छात्र हैं तो ये जरूर जान लें कि ये हमारा लेक्चर नंबर 39 होने जा रहा है आज। ठीक है, 38 लेक्चर इससे पहले हो चुके हैं हमारे। ओके। जो भी नए फ्रेंड्स हैं वो एक बात को और जान ले, आप लोगों के लिए ही है कि बीए फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के ऐसे सब्जेक्ट जो यूट्यूब के किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर, जो फ्री में कोई आपको पढ़ा रहा हो ना, वहां पर आसानी से नहीं मिलेंगे आपको। उसके रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, हालांकि हम यहाँ रीजनों की बात नहीं करेंगे। बस मैं इतना कहूंगा कि आप यदि आप एकदम क्लियर लिस्ट देख पा रहे हैं ना, तो आप सब्जेक्ट के नाम पढ़िए। ऐसे ऐसे नाम यहाँ पढ़ने को आपको मिलेंगे जो यूट्यूब पर वो सब्जेक्ट ही दिखाई नहीं देंगे, है ना। और खास करके फ्री वाले प्लेटफॉर्म पर तो बिल्कुल नहीं दिख मिलेंगे आपको। जो लेक्चर मैंने कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिन पर एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे तक की क्लासेस हुई है, 1.5 घंटे तक की क्लासेस हुई है, वही टॉपिक आपको यूट्यूब पर 5 या 10 मिनट के सेशन में भी मिल जाएगा। फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा बेहतर होता है, कौन सा। ठीक है ना। तो टोटल डिटेल में, कंप्लीट डिटेल में, और डिटेल के साथ साथ में नोट्स भी उसके तैयार किए गए हैं। दोनों ही आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। कहाँ मिलते हैं ये सब, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। या तो वहां जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, या फिर डायरेक्टली आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के भी उन सभी सब्जेक्टों को देख सकते हैं। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रज्ञान हिंदी नाम का यूट्यूब चैनल, जो मेरे द्वारा ही स्टार्ट किया गया है, वहां पर भी सब कुछ फ्री है, विजिट जरूर कीजिएगा। ये आपका सिलेबस है जो मैं हर एक लेक्चर में आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है ना। लगभग लगभग अब सब कंप्लीट हो चुका है। आज से हम यूनिट 5 को स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 5 आज से स्टार्ट होने जा रही है। इस यूनिट 5 में आज हम पहला टॉपिक ही ले रहे हैं, असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। क्लियर है। अब देखिए, मैंने क्या कहा था आपसे कि ये जो 5वीं यूनिट है, लास्ट वाली यूनिट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे असहयोग आंदोलन देख लीजिए, स्वराज दल, साइमन कमीशन या लाहौर कांग्रेस, इन पर भी जब आप देखते हो तो एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। इसके अलावा सविनय अवज्ञा आंदोलन और उससे संबंधित गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, तो इसमें 3 आंदोलन तो प्रमुख हो गए, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। ये 3 तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन इसके अलावा स्वराज स्वराज दल, साइमन कमीशन या लाहौर कांग्रेस वगैरह, ये सब भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारियों की भूमिका, जैसे रास बिहारी बोस साहब, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, चंद्रशेखर। तो ये कुछ दार्शनिकों, कुछ क्रांतिकारियों के नाम दिए हैं आपको। हालांकि क्रांतिकारी तो बहुत सारे थे, लेकिन कुछ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ क्रांतिकारियों के नाम दिए हैं, उनके बारे में बेसिक हमको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा क्रिप्स मिशन, आप कुछ समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन, सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद फौज। ठीक है ना। तो सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 5वीं यूनिट के। तो एक भी टॉपिक को जो है आप छोड़िएगा नहीं, इग्नोर मत कीजिएगा। मैं भी यहाँ पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। चाहे 5 की जगह 7 हो जाए लेक्चर, 10 हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंटिन्यू चलेगी सीरीज जब तक ईमानदारी से पूरे सेशन, पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होगा ना, मैं सब्जेक्ट को छोड़ने वाला नहीं हूं।
और अगर मैं इसमें कंप्रोमाइज करता ना तो आज मैं लेक्चर नंबर 39 नहीं पढ़ा रहा होता, है ना। 25-30 के अंदर अंदर ही खत्म कर लेते सब्जेक्ट को, पर ऐसा नहीं है। जितनी ईमानदारी से आप लोग पढ़ेंगे हम लोग भी उतनी ईमानदारी से आप लोगों को पढ़ाएंगे भी। खैर, अब बात करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट की, कि टेबल ऑफ कंटेंट में क्या क्या देखने वाले हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट में मात्र 3 बिंदुओं के माध्यम से हम आज का सेशन कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले तो हम इसकी व्याख्या को समझेंगे, असहयोग आंदोलन को थोड़ा सा व्यवहारिक रूप से समझने का प्रयास करेंगे, साथ ही साथ में आपको थ्योरेटिकल कंटेंट भी प्रोवाइड करूंगा जिसकी सहायता से आप रिवीजन लगा करके एग्जाम में सटीक रूप से लिख पाए। लेकिन समझना आपको व्यवहारिक रूप से है, क्योंकि व्यवहारिक तरीके से समझा हुआ कंटेंट आप जीवन में कभी भूलते नहीं हैं। लेकिन जब आप रिवीजन लगाए ना तो उस व्यवहारिक कंटेंट के साथ रिवीजन लगाने की गलती कभी मत कीजिएगा। व्यवहारिक कंटेंट होता है समझने के लिए, थ्योरेटिकल कंटेंट होता है, टेक्निकली कंटेंट जो होता है वो होता है आपके रिवीजन लगाने के लिए। क्योंकि जिस कंटेंट के साथ आप रिवीजन लगाते हो उसी कंटेंट के इर्द गिर्द वाले कंटेंट को या शब्दों को ही आप एग्जाम में यूज करते हो, इसलिए ध्यान दीजिएगा। असहयोग आंदोलन की पहले पॉइंट में हम व्याख्या करेंगे, उसके बाद में देखेंगे कि ये असहयोग आंदोलन क्यों हुआ, और तीसरे में हम देखेंगे कि इसके क्या क्या परिणाम हुए। मैंने प्रारंभ में ही कहा आप लोगों से कि बहुत ज्यादा डिटेल में भी नहीं जाना है, लेकिन बहुत शॉर्ट रास्ते से भी नहीं निकलना है। याद रखिएगा, जब इसी आधुनिक इतिहास में जब इसी टॉपिक को, असहयोग आंदोलन को, जब हम प्रज्ञान हिंदी पर, जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाला चैनल है, उस पर जब पढ़ेंगे ना तो कम से कम 1.5 घंटे की क्लास है असहयोग आंदोलन वाला टॉपिक। इस पर कम से कम 1.5 घंटे की क्लासेस होगी। वो संभवतः हो सकता है कि उसमें भी 2 पार्ट बन जाए, 1-1 घंटे के या 1.5 घंटे के 2 पार्ट बन जाए। इतना बड़ा टॉपिक है, टेंशन ना लीजिएगा, आज इतना बड़ा नहीं होगा, छोटे से में ही निकल जाएंगे आज। क्यों? क्योंकि हम अभी फिलहाल बीए के प्लेटफॉर्म पर है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं आप लोगों को कंटेंट दूंगा, ठीक है। चलिए, असहयोग आंदोलन। दोस्तों, कल वाला सेशन उम्मीद करता हूं आप सभी ने पढ़ा होगा, खिलाफत आंदोलन वाला सभी ने लिया होगा। उसमें हमने देखा था कि खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ, मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन हुआ था दिल्ली में, जिसमें गांधी जी को जो है अध्यक्ष बनाया गया था। तो गांधी जी ने, मुस्लिम लीग मतलब गांधी जी का है तो कांग्रेस, ठीक है ना, कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस जो है गांधी जी के इशारों पर ही चल रही थी। तो कांग्रेस कहते हैं या गांधी जी कहते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, एक साथ दोनों को लेकर के चलिएगा। तो गांधी जी ने जैसे ही मुस्लिम लीग का समर्थन किया, इसका मतलब ये हो गया कि अब कांग्रेस मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के कार्य करने वाली है। लेकिन हुआ क्या कि कुछ कांग्रेसी ऐसे थे जिन्होंने गांधी जी के इन कार्यों का विरोध भी किया था। खैर, वो बातें सब हम कल कर भी चुके थे, जिसमें हमने गांधी जी के इस कार्य की आलोचना के रूप में देखा था। तो खैर, अब प्रश्न ये उठता है कि असहयोग आंदोलन का खिलाफत आंदोलन से क्या संबंध है। तो दोस्तों, कल वाले सेशन में आपने भली भांति सुना था, देखा था कि जब खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया गया तो उसका जो मेन मोटिव था वो यही था कि असहयोग आंदोलन के साथ में खिलाफत आंदोलन को जोड़ दिया जाए, जिससे कि असहयोग आंदोलन को में जो है मुस्लिम कैंडिडेट भी भाग ले सके। बात समझ रहे ना। तो खिलाफत आंदोलन तो हालांकि असहयोग आंदोलन का एक हिस्सा बनकर के चलता रहा, और अंतिम रूप ले जाकर के आगे चल करके वो बंद भी हो गया, समाप्त भी हो गया। लेकिन उसके तुरंत बाद ही असहयोग आंदोलन ने जो है अपनी आग पकड़ ली, बहुत स्पीड से और बहुत व्यापक रूप से जो है भारत में फैला था। असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था, और प्रयास ये किया गया, चूंकि प्रयास क्या कि गांधी जी ने प्रॉमिस किया था भारतीय जनता से कि जिस जिस तरह से इस आंदोलन का प्रोग्राम मैंने सेट किया है, यदि उस प्रोग्राम के अनुसार यदि आप कार्य करते हो तो मैं गारंटी देता हूं कि 1 साल में ही आपको स्वराज प्राप्त हो जाएगा। क्या मिल जाएगा? स्वराज प्राप्त हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, गांधी जी ने कहा कि जिस तरह से मैंने इस आंदोलन को सेट किया है, इसका कार्यक्रम जो है सेट किया है, यदि उसके अनुसार आप कार्य करते हो, पूरा भारत मिलकर कार्य करता है, तो 1 साल के अंदर अंदर आपको स्वराज प्राप्त हो जाएगा। अब जो शब्द उन्होंने स्वराज का कहा, गांधी जी ने सिर्फ स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया, इसके अलावा स्वराज शब्द की परिभाषा नहीं दी कि स्वराज का अर्थ क्या है।
तो सभी लोगों ने अपने अपने अनुसार उस स्वराज का अर्थ निकाल लिया। जैसे कांग्रेस ने अपने अनुसार स्वराज का अर्थ निकाल लिया, किसानों ने अपने अनुसार निकाल लिया। ठीक है, जो अन्य वर्ग थे भारत में, जो अन्य वर्ग थे, उन्होंने अपने अपने अनुसार निकाल लिया। तो क्या हुआ कि अपने अपने अनुसार स्वराज का अर्थ निकालने के कारण वो एकदम सभी के सब एक्टिव हो गए और सबके अंदर एक एक अजीब ऊर्जा का संचार हुआ कि यार ऐसा भी हो सकता है कि एक साल में हम स्वतंत्र हो सकते हैं। चलिए, तो इस आंदोलन में अधिकतम लोगों का भाग लेने के पीछे यही रीजन था, सबसे बड़ा रीजन यही था कि गांधी जी ने इसमें प्रॉमिस किया था। क्लियर है? तो आइए जरा ये किस प्रकार का, या कहें कि किस कार्यक्रम पर ये सेट था, किस योजना पर ये आधारित था, ये सारी बातें हम आज के इस आंदोलन के अंतर्गत करने वाले हैं। सबसे पहले व्याख्या के रूप में हम सामान्य सी बातों को पढ़ेंगे जो कि आपको एग्जाम में लिखनी भी होती है। जैसे कि असहयोग आंदोलन की यदि हम बात करते हैं, असहयोग का मतलब क्या होता है? सहयोग नहीं करना, लेकिन अहिंसात्मक रूप से। ठीक है, अहिंसात्मक रूप से किसी का सहयोग नहीं करना, किसी का, दैट मीन्स ब्रिटिश सरकार का सहयोग नहीं करना। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ 1 अगस्त 1920 को शुरू किया था, जिसका उद्देश्य भारतीयों को ब्रिटिश सरकार से अपना सहयोग वापस लेने के लिए प्रेरित करना था। क्या कहा उन्होंने? क्या था इसका उद्देश्य? भारतवासियों को ब्रिटिश सरकार का सहयोग नहीं करने के लिए प्रेरित करना। ध्यान रखिएगा। चलिए, इस आंदोलन की अवधि जो है सितंबर 1920 से फरवरी 1922 तक रही। मतलब 1922 में इसको बंद कर दिया, वापस ले लिया। ये समाप्त नहीं हुआ था, याद रखिएगा, इसको वापस लिया गया था गांधी जी के द्वारा। इसके अलावा इस आंदोलन में देश के हर तबके के लोग शामिल हुए। देश के हर तबके के लोग या हर वर्ग के लोग शामिल हुए थे इस आंदोलन में। क्यों हुए थे मैंने अभी बताया। गांधी जी ने जो प्रोमिस किया था, और प्रोमिस के साथ जिस स्वराज शब्द को ऐड किया था, उस स्वराज शब्द का अर्थ उन्होंने नहीं बताया। लोगों ने अपने अपने अनुसार उसका अर्थ गढ़ लिया था। तो इसी कारण से अधिकतम लोग, और वैसे भी क्यों है जो है इस आंदोलन मतलब 1920 तक तो जो है अब भारतीय जनता में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हो चुकी थी, लगभग लगभग हो चुकी थी। इस कारण से अब लोग चाहते थे कि अब हम जो है हमारे ही देश में हम किसी और की गुलामी आखिर क्यों करें। इस कारण से भी गांधी जी का अधिकतम लोगों ने साथ दिया। इस आंदोलन के जरिए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विरोध जताया गया और अंग्रेजों को कर ना चुकाने का आह्वान किया गया। इस आंदोलन के द्वारा क्या किया गया? ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विरोध और जनता से आग्रह किया कि आप लोग जो है कर देना अब बंद कर दीजिए, कर मत दीजिए। ना तो आप कर देंगे और ना ही आप ब्रिटिश सरकार की सहायताओं का उपभोग करेंगे। इसके अलावा इस आंदोलन में ब्रिटिश सरकार की सभी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जो संस्थाएं थी उनका बहिष्कार किया गया। राजनीतिक संस्थाएं भाई, जैसे कि मान लीजिए कि हमने जो है किसी कानून का सहारा नहीं लेना। आप उनके न्यायालय में मत जाइए, आप थाने पर मत जाइए। आपके बीच में कोई विवाद है, आपस में निपटा लीजिए। समझ रहे हैं आप लोग? कोई सामाजिक संस्था जैसे कि कोई स्कूल कॉलेजेस है, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस अंग्रेजों ने स्थापित किए थे, वो अपने अनुसार स्कूल कॉलेजों की स्थापना कर रहे थे और वो अपनी इच्छा की शिक्षा हम लोगों को दे रहे थे, ताकि पढ़ने के बाद हम उनकी इच्छाओं पर खरे उतर सके। समझ रहे? बाहर से दिखने में भारतीय, लेकिन अंदर से हम अंग्रेज बन सके। तो इस आंदोलन के जरिए इस इन सामाजिक संस्थाओं का बहिष्कार करने की भी बात कही गई। इसके अलावा आर्थिक संस्थाओं का बहिष्कार करने की भी बात कही गई। कुल मिलाकर के प्राचीन भारत में चले जाइए आप, जिस प्रकार से आप पहले आत्मनिर्भर थे, उसी प्रकार से आप वही चोला फिर से ओढ़ लीजिए और इस प्रकार से आप ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असहयोग प्रस्तावित कर पाओगे। इसके अलावा इस आंदोलन के तहत जो है विदेशी माल का बहिष्कार बड़ा मुद्दा बना था। इसका विदेशी माल के बहिष्कार और स्वदेशी माल का प्रचार। विदेशी माल का बहिष्कार करना और स्वदेशी माल को अपनाने पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया था इस आंदोलन के जरिए। इसके अलावा यदि हम इसके कारणों की चर्चा करें कि इसके पीछे रीजन क्या थे, कारण क्या थे, उम्मीद करता हूं ये वाली स्लाइड आपको कंप्लीटली समझ आई होगी। मैंने क्या कहा था आपसे कि बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत ज्यादा शॉर्ट में नहीं जाएंगे। जो पॉइंट मैंने आपको यहां पर दिए हैं बहुत छोटे पॉइंट है, मुझे पता है, लेकिन दिखने में बहुत छोटे हैं। जब इसकी डिटेल में जाओगे ना तो मैं गारंटी बोलता हूं एक पॉइंट पर एक पेज आप लिख सकते हो। इसलिए मैं बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ाकर लिख करके नहीं लाया यहां पर।
बहुत शॉर्ट करके लाया हूं। सब में अपने आप में गागर में सागर के समान है, याद रखिएगा। इस आंदोलन की, अब जैसे पहले पॉइंट को लीजिए, इस आंदोलन की अवधि 1920 से 1922 तक रही। समझ रहे हैं आप लोग? तो 1920 में जोड़ दीजिए, खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हो चुका था। खिलाफत आंदोलन को जो है या सहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा, वहीं से आप इस पॉइंट की शुरुआत कीजिए और 1922 तक लेकर के आ जाइए, चोरा चोरी कांड तक। ये आप एक पेज का बोला था मैंने, 2-3 पेज भर दोगे। हर पॉइंट का एक एग्जाम्पल होता है, सभी में बहुत ज्यादा डिटेल है। ठीक है, इसलिए बोलता हूं कि नोट डाउन अभी फिलहाल मत कीजिए, नोट्स देने वाला हूं मैं आप लोगों को। लेक्चर को अच्छे से सुन लीजिए, समझ लीजिए, बाद में डिस्क्रिप्शन में जाइए, इसी नोट्स को डाउनलोड कीजिए, फिर अपना नोट्स जैसे चाहे वैसे बनाइए आप लोग, कोई इशू नहीं है। अगर ईमानदारी से आप लोगों ने लेक्चर को सुन लिया, समझ लिया, तो आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में ही बात करेंगे कि इस आंदोलन के पीछे तात्कालिक कारण क्या थे। देखिए यार, तात्कालिक कारण और एक्चुअल कारण बहुत सारे होते हैं। एक्चुअल कारण मतलब कि वो बहुत पहले से बीज बोते आ रहे थे, अंग्रेज लोग भारतीयों को परेशान करते आ रहे थे, तो वो तो अन्य कारण हो गए। और तात्कालिक कारण, भाई अभी असहयोग आंदोलन हुआ तो तात्कालिक कारण मतलब अभी अभी कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनसे प्रेरित होकर के भारतीय जनता ने या कांग्रेस ने या गांधी जी ने आंदोलन को छेड़ दिया। तो ऐसे ही कुछ तात्कालिक कारणों को हम देखेंगे। जैसे सबसे पहले तो आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति पढ़िए इसको एक बार। आर्थिक स्थिति, ब्रिटिश सरकार के राज में भारत की आर्थिक स्थिति कैसी रही होगी, आप लोगों से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, भली बात ही जानते, आपको पता भी है। लेकिन लिखेंगे कैसे? एक अगर बात करो एक प्रॉपर तरीके से लिखना, वो तभी लिख पाओगे जब प्रॉपर कंटेंट का रिवीजन लगाओगे आप लोग। और इसीलिए तो बोला है मैंने, सेशन कंप्लीट होने के बाद में नोट्स को डाउनलोड कीजिए, उससे रिवीजन लगाइए। चाहे तो अपनी नोट्स बनाइए, नहीं बना चाहते हो तो इसी पीडीएफ को संभाल कर रखिए, पूरी पीडीएफ को सीरियल वाइज संभाल के रखिए। क्योंकि जब भी मैं चैनल पर आता हूँ, प्लेटफॉर्म पर आता हूँ, कुछ भी पढ़ा कर जाता हूँ, तो उसका नोट्स डिस्क्रिप्शन में जरूर देता हूँ। एक भी मेरा ऐसा कोई लेक्चर नहीं है जिसकी नोट्स मैंने आप लोगों को ना दी हो, याद रखिए, सबकी नोट्स देता हूं मैं आप लोगों को। ठीक। आर्थिक स्थिति आर्थिक स्थिति की यदि बात करें तो बेकारी, महंगाई, कृषि, औद्योगिक उत्पादन का गिरना, ये सब जो है ना युद्ध के बाद की आर्थिक दुर्व्यवस्थाएं थी। क्योंकि युद्ध जब प्रारंभ हुआ था तो ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को बहुत सारी सांत्वनाएं दी थी, बहुत सारी उम्मीदें उनके अंदर जगा दी थी कि युद्ध में आप लोग हमारा साथ दीजिए। विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध ना, तो कि आप लोग हमारा साथ दीजिए, यदि आप इसमें हमारा साथ देते हैं युद्ध में, तो युद्ध जीतने के बाद में हम आपको स्वतंत्रता दे देंगे। तो भारतीयों के मन में एक अजीब से द्वंद्व चल रहा था कि यार, किसी के अंदर द्वंद्व चल रहा था कि वाकई में वास्तविक रूप से हमको स्वतंत्रता मिल जाएगी। अगर मिल जाएगी तो इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती है। और यदि नहीं मिली तो फिर भी कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ही, कुछ ना कुछ तो रियायतें मिलेगी ही। लेकिन हुआ क्या? युद्ध के बाद भारत की आर्थिक स्थिति और ज्यादा गिर गई थी। क्यों? कि बहुत सारे ऐसे कार्य थे, बहुत सारे ऐसे खर्चे थे जो भारत सरकार उस युद्ध के लिए उठा रही थी। जैसे जन असंतोष बढ़ने लगा, युद्ध में भाग लेने वाली सेना का जो खर्च था वो भारत ने ही वहन किया। सेनाओं के विघटित, अब चूंकि खर्च ज्यादा हो रहा था, तो युद्ध के बाद में क्या हुआ कि युद्ध के समय तो बहुत सारे लोगों को सेना में भर्ती कर लिया क्योंकि उनको युद्ध लड़ना था। युद्ध जैसे ही समाप्त तो हुआ, ये लोग जीते युद्ध में, युद्ध जीतने के बाद में क्या किया, जो एक्स्ट्रा सैनिक लिए थे उनको वापस से हटा दिया। अब जैसे ही सैनिकों को वापस हटाया, उनको विघटित किया, तो लोग, लाखों लोग क्या हुए, बेरोजगार हो गए। कारखाने बंद पड़ने लगे, कारखाने बंद पड़ने लगे, वर्षा भी नहीं हुई, तो वर्षा के ना होने से कृषकों की स्थिति खराब होने लगी। ऐसी स्थिति में सरकार दमन और स्वार्थ की नीतियां उनकी प्रॉपर चल रही थी। सरकार की दमन नीतियां चल रही थी, भैया हम कुछ नहीं जानते, वर्षा हुई ना हुई हो, कुछ भी हुआ हो, हमें तो कर चाहिए, टैक्स चाहिए। तो उनकी ये दमन की नीति और सरकार की स्वार्थ की नीतियों के कारण अब जनता में जो है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ व्यापक रोष उत्पन्न हो चुका था।
व्यापक रोष उत्पन्न हो चुका था, जिसके कानों में भी पड़ा कि गांधी जी ने कोई नया आंदोलन छेड़ा है। जनता बिना सोचे समझे उनके पीछे हो गई कि भाई हम आंदोलन को में साथ देंगे। क्यों? वो इसलिए कि अब वो थक चुके थे ब्रिटिश सरकार। इसके अलावा अन्य कारणों की बात करें तो 1919 का अधिनियम भी कोई कम महत्वपूर्ण नहीं है इस आंदोलन की पृष्ठभूमि के लिए। 1919 का अधिनियम, अरे युद्ध काल में मित्र राष्ट्रों ने घोषणा की थी कि प्रजातंत्र की रक्षा के लिए हम युद्ध लड़ रहे हैं। मित्र राष्ट्रों में जिसमें इंग्लैंड भी, तो उन्होंने क्या घोषणा की थी युद्ध के सबसे पहले कि हम प्रजातंत्र के लिए युद्ध लड़ रहे हैं, तो अधिकतम लोग हमारा साथ दीजिए। इससे भारतीयों में एक आशा का संचार भी हुआ था कि उन्हें स्वशासन प्राप्त हो जाएगा। लेकिन 1919 के सुधारों में कोई भी ऐसी बात नहीं दिखी। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में वृद्धि करके भारतीयों में पृथकता और फूट डालने का प्रयास ब्रिटिश सरकार करती रही। समझ आ रहा है आप लोगों को? तो 1919 में जो अधिनियम आए, उन अधिनियमों में, इस अधिनियम से विशेष, है ना, रोलेक्ट एक्ट वगैरह, इन अधिनियमों से विशेष उम्मीद थी भारतीय जनता को कि विशेष सुधार होंगे। चलिए हमें स्वतंत्रता नहीं मिली, लेकिन विशेष सुधार होंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, बल्कि और ऐसे अधिनियम बनाए गए जिससे कि उन पर और शिकंजा कसा जा सके। इससे भारतीय जनता अब पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार की मंशा को समझ चुकी थी और अब उनको आंदोलन में भाग लेने के अलावा दूसरा रास्ता कुछ था नहीं। इसके अलावा 1917 की रूस में क्रांति हुई, बहुत बड़ा। हालांकि ये घटना जो थी ये भारत से बाहर की घटना थी, भारत से बाहर की घटना थी, रूस की घटना थी, ये रूस की घटना थी। रूस में क्रांति हुई थी 1917 में, लेकिन उसका असर भारत ही नहीं, भारत जैसे अन्य कई गुलाम राष्ट्रों पर पड़ा, वहां की जनता पर पड़ा। जनता के ज्ञान अक्षु खुल गए। उन्हें सोचा कि यार जनता, मात्र जनता जो है सरकार को गिरा सकती है ना। जब रूस की क्रांति हुई तो भारतीय जनता को भी यह सबक मिला कि हम लोग भी यदि चाहे एक होकर के यदि आंदोलित हो जाए, आंदोलन करें, तो हम भी ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंक सकते हैं, अंग्रेजों को भगा सकते हैं। और इसीलिए एकजुट होकर के असहयोग आंदोलन में भाग ले लिया। रूस की साम्यवादी क्रांति का भी भारत पर व्यापक प्रभाव पड़ा। इस क्रांति से स्पष्ट हो गया कि जनता संगठित होकर निरंकुश सत्ता से संघर्ष कर सकती है। स्वाभाविक था कि भारतीयों में भी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आंदोलन करने की प्रेरणा इस क्रांति की वजह से प्राप्त हुई, मिली। इसके अलावा रोलेक्ट एक्ट, सरकार ने युद्ध के बाद रोलेक्ट कानून बनाकर अपने दमनकारी उद्देश्यों को स्पष्ट कर दिया। रोलेक्ट एक्ट का तो बहुत ज्यादा विरोध हुआ था भारत में, है ना। तो रोलेक्ट एक्ट ने भी भारतीय जनता को बहुत ज्यादा निराश कर दिया था। इसके कारण ना अपील ना वकील जैसे फंडे आ गए थे। जिस पर भी शक हो उसको उठा लीजिए, जेल में डाल दीजिए, है ना। जिस पर भी डाउट हो, खाली शक की बिना पर आप व्यक्ति को आजीवन तक जो है उसको जेल में रख सकते हो। उसे वकील करने की कोई परमिशन नहीं है, उसे अपील करने की कोई परमिशन नहीं, कोई अधिकार नहीं है। संपूर्ण अधिकारों को कुचल दिया गया था इसके द्वारा। तो ऐसे कानून आए युद्ध के बाद में, दूसरे विश्व युद्ध के बाद में। सरकार ने युद्ध के दौरान प्रजातंत्रीय अधिकारों के विस्तार का आश्वासन दिया था, लेकिन भारतीय सुधारों की आशा करते रहे, लेकिन उनको क्या मिला? उनको शोषण मिला और कुछ नहीं। इसके अलावा अन्यथा जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसने तो आग ही लगा दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। इस दिन को संभवतः भारत में कोई भूल नहीं सकता है। जब पंजाब के जलियांवाला बाग में ये जो हत्याकांड हुआ था, इस हत्याकांड ने तो पूरे देश में आग लगा दी। क्योंकि भारत में जब भी राष्ट्रीय स्तर पर कोई घटना होती है ना, देखिए यार, छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के ही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होता है भारत में, लेकिन जब कोई बात राष्ट्रीय स्तर की आती है ना, तो भारत की बड़ी खूबसूरती है कि सब एक हो जाते हैं, सब एक हो जाते हैं। जलियांवाला बाग में जो ये हत्याकांड हुआ था, इस हत्याकांड का हर व्यक्ति ने विरोध किया था, हर व्यक्ति ने एक आग्रह होकर विरोध किया। आंखों में खून उतर आया था उन लोगों के, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, नो मैटर। बस समझ आई आपको? तो इस हत्याकांड ने भारतीयों की आंखें खोल दी, जो अभी तक सोए हुए थे उनकी भी आंखें खोल दी कि नहीं यार, ये गलत हो रहा है। जलियांवाला बाग में
पूरा देश स्तब्ध रह गया था। सरकार का दमन अमृतसर तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि लगभग पूरे पंजाब में हुआ। देश में इस हत्याकांड का प्रतिकार लेना चाहता था और उसके लिए केवल आंदोलन का ही एक मार्ग था। इन सब पर सेशन हुए हैं ना, ये समझिए, शॉर्ट में पढ़ा के निकल रहा हूं मैं आप लोगों को। जलियांवाला बाग पर एक सेपरेट सेशन हो चुका है, अभी से लगभग लास्ट सेकेंड सेशन इसी का हुआ था जलियांवाला बाग पर। रोलेट एक्ट को भी पढ़ा चुका हूँ, बस समझ आ रही। और रूसी क्रांति वगैरह तो ये आपको जो है विश्व इतिहास में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे कारण तात्कालिक कारणों में कहे जा सकते हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट था जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्लियर? चलिए अब जरा देखते हैं इसके परिणाम भी थोड़ा फटाफट निपटाएंगे हम लोग। असहयोग आंदोलन के क्या क्या परिणाम थे, क्या क्या परिणाम रहे। इसने कांग्रेस को वर्ग आंदोलन के स्थान पर जन आंदोलन बना दिया था। कांग्रेस को वर्ग आंदोलन के स्थान पर जन आंदोलन बना दिया था। किसने? असहयोग आंदोलन ने। क्यों बना दिया भैया? क्योंकि इस आंदोलन से पहले भारतीय जनता जो है पूरी तरह वर्गों में बटी हुई थी। कोई कृषक थे, कोई श्रमिक थे, कोई विद्यार्थी, महिलाएं, मतलब अलग अलग वर्गों में सब बटे हुए थे। लेकिन अब ये वर्ग नहीं थे इस आंदोलन में, बल्कि अब क्या था, ये जन आंदोलन बन चुका था। सभी वर्गों ने इसमें भाग लिया था, महिलाओं ने तक इस आंदोलन में भाग लिया। इससे क्या हुआ कि भारतीयों में एक आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न हुई और ब्रिटिश शक्ति क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार क्या हुआ, थरथराई, कांपने लगी। ब्रिटिश सरकार ने 1857 के बाद में दूसरी बार अपने आप को देखा कि अब शायद भागना पड़े हमको यहां से। अब माफ कीजिएगा, 1857 में तो उनको डाउट हुआ था कि शायद भागना पड़ सकता है, लेकिन इस आंदोलन ने उनको दिखा दिया था कि भागना ही पड़ेगा, अब भारत से जाना ही पड़ेगा, भारत में ज्यादा समय तक शासन नहीं किया जा सकता। भारतीयों का आत्मविश्वास जाग चुका था, ब्रिटिश सरकार घबरा चुकी थी। स्वदेशी आंदोलन में विशेष रूप से चरखे, खादी और आत्मनिर्भरता की ज्यादा बातें हो रही थी। चरखे, हर घर में चरखा होना चाहिए। खादी के कपड़े पहनो, जब खादी के कपड़े पहनोगे विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करो, खादी के कपड़े पहनोगे, हर व्यक्ति भारतीय खादी के कपड़े पहनेगा और हर घर में चरखा होगा। संवैधानिक उपायों का रूढ़िवादिता समाप्त होने लगी, वो जनता संघर्ष के लिए तैयार होने लगी। इसके अलावा कांग्रेस विचारों के आदान प्रदान करने के मंच के स्थान पर एक क्रांतिकारी पार्टी बन चुकी थी। अब अभी तक कांग्रेस क्या थी, सिर्फ विचार ही आदान प्रदान करती थी, ठीक है ना। लेकिन अब क्रांतिकारी पार्टी बन चुकी थी, अब स्वतंत्रता प्राप्त करना जनता का एक मुख्य उद्देश्य बन चुका था। आंदोलन ने शिक्षा, आर्थिक पक्ष, सामाजिक सुधारों पर भी जोर दिया। इसके अलावा सरकार अब उत्सुक थी कि उसे उदारवादियों का सहयोग प्राप्त हो। मतलब सरकार जो है ना, अब पहले उदारवादियों की इज्जत ही नहीं थी सरकार की नजर में, वो गरम, समझ रहे ना, उग्रवादियों की तो स्वभाव ही था डायरेक्ट गोली मारने का। तो उग्रवादियों को तो सरकार ने आतंकवादी घोषित कर दिया था, लेकिन जो उदारवादी थे वही सरकार से बातचीत कर सकते थे, कांग्रेस में जो उदारवादी थे। लेकिन सरकार इनकी बातों को खाली बस सुनती थी, करती कुछ नहीं थी। लेकिन जब असहयोग आंदोलन हुआ, जब संपूर्ण देश को असहयोग करते हुए पाया गया, तो अब सरकार खुद तरसने लगी कि उदारवादियों से हमारी चर्चा हो जाए, बस चर्चा हो जाए, हम बात कर ले कि लोग कैसे शांत होंगे। लेकिन अब उदारवादी, इनका भी भाव बढ़ चुका था। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि अभी पूरा देश एक्शन में था, पूरा राष्ट्र एक्शन में था। तो कुछ परिणाम आपके सामने ये रहे हैं असहयोग आंदोलन के। इसके अलावा ऐसे कई हजारों परिणाम आए थे सामने, लेकिन मैंने क्या बोला था आपको कि मैं आपके एग्जाम के उद्देश्य से ही कंटेंट प्रोवाइड करूंगा, ताकि आप लोगों के ज्यादा है ना, ज्यादा मटेरियल, इतना भी मटेरियल नहीं होना चाहिए कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं। हम बीए करने आए हैं, पीएचडी नहीं। तो बीए की बात करेंगे, पीएचडी की नहीं। जहां पीएचडी की बात करनी होगी, पीएचडी करेंगे। और आइए, अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो प्रज्ञान हिंदी पर, वहां पर पूरे विस्तार से 1.5 से 2 घंटे की क्लासेस में हम इसको डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो दोस्तों, इस प्रकार से असहयोग आंदोलन की हमने व्याख्या देखी। व्याख्या के अंतर्गत असहयोग आंदोलन को हमने समझा सामान्य से तरीके से। उसके बाद में उसके कारणों को देखा कि किन कारणों से असहयोग आंदोलन घटित हुआ, इसके अलावा क्या इसके परिणाम रहे। उम्मीद करता हूं सेशन आप सभी लोगों को समझ आया होगा, पसंद भी आया होगा। और हाँ, पसंद आ रहा है तो फिर जल्दी से सेशन को लाइक कर दें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और कल वाले सेशन में, मतलब लेक्चर नंबर 40 में, हम डिस्कस करेंगे स्वराज दल, साइमन कमीशन, लाहौर कांग्रेस। अभी तक इसकी पीपीटी बनी नहीं है,
देखता हूं मैं, देखना पड़ेगा कि इन तीनों पर अलग अलग सेशन लेकर के आना है या फिर तीनों को एक साथ भी ला सकते हैं। ये कल वाले लेक्चर में ही आप लोगों को मैं बताऊंगा। क्लियर है? लेक्चर नंबर 40 में तीनों कंटेंट को हम एक साथ देखने का प्रयास करेंगे देखने का एक साथ। ठीक है? और हाँ, सेपरेट सेशन भी अगर हुए, अलग अलग भी हुए ना तीनों पर, तो भी छोटे छोटे सेशन होंगे, ज्यादा परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। मिलेंगे अगले सेशन में। जाने से पहले मैं आप लोगों को याद दिला दूं भाई, डिस्क्रिप्शन में जो है आप लोगों के लिए व्हाट्सएप चैनल की लिंक छोड़ रखी है, टेलीग्राम चैनल की लिंक छोड़ रखी है, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। तो प्रॉपर क्लासेस आपके मोबाइल पर ही आ जाया करेगी, ग्रुप में आ जाया करेगी, है ना। इस सब के अलावा यदि आप चाहते हैं कि आप कंटिन्यू जुड़े रहें तो इनको ज्वाइन कर ही लें। और डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स की लिंक दे रखी है, डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में रिवीजन लगाने में आपकी हेल्प हो सके। और यदि आप चाहते हैं कि सारे पीडीएफ मतलब कि इस सीरीज के कंप्लीट पूरे लेक्चर नंबर 1 से लेकर के लेक्चर नंबर लास्ट तक सारे पीडीएफ एक साथ में आप लोगों को दे दूं, तो आइएगा। व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल इसलिए तो बनाया मैंने आप लोगों को, क्योंकि अलग अलग किस किस को दूंगा यार मैं, इसलिए मैं ग्रुप में एक साथ देता हूँ ताकि सब लोग एक साथ ले सके। ठीक है ना। चलिए मिलेंगे अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।